हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट पीवाईक्यू जून 2025। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में रैंसिस लिकॉर्ड, आपने नाम सुना होगा मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इनका एक सिस्टम है मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वो है 1 से 4। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि रैंसिस लिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली 1 से 4 को प्रबंधन का मॉडल मानते हैं, ये कौन कौन से हैं। अब ऑप्शन आपके पास ये दे रखे थे 1 2 3 4 5। अब 1 4 यानी आप समझ गए कि 1 से 4 इनका जो है मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रबंधन प्रणाली है। अब ऑप्शन हमारे पास एक और ऐड किया हुआ है ई, मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम रैंसिस लिकॉर्ड के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट उनका क्या था। तो पहले थोड़ी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि रैंसिस लिकॉर्ड कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे और इनके मेजर वर्क वगैरह क्या हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ वो हुआ था 1903 में। और ये इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो कहाँ की थी, अमेरिकी थी। और ये क्या थे, एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। और इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था 1946 में। कहाँ बनाया था, मिशिगन में, सर्वे रिसर्च सेंटर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसी सर्वे रिसर्च सेंटर को क्या कर दिया गया था, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रिसर्च बना दिया गया था। अब इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या था, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। इसी मैनेजमेंट थ्योरी से क्वेश्चन भी बना है। जो क्लासिकल थ्योरी थी उसके विचारों से हटकर इन्होंने न्यू और एक अल्टरनेटिव तरीके से पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बनाई थी, जिसके लिए ये फेमस भी हैं, ठीक। अब देखते हैं इनकी जो बुक्स हैं, जो कि एग्ज़ाम में बुक्स भी पूछी गई हैं। एक था न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, न्यू वे ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। जो भी क्लासिकल चीज़ें थी उन्होंने क्या किया था, उस सबको न्यू पैटर्न के पे लेकर आए थे, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप। अब इनके जो फेमस आइडियाज़ थे वो कौन कौन से थे। मेन आइडिया जो सिस्टम था 4 या डेमोक्रेटिक ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, ये अधिक मतलब उपयोगी था इनका, ठीक। ये मानवीय संगठनों को, यानी कि जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैकेनिस्टिक या ऑथोरिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर मानते थे। यानी कि जो मशीन से काम करते हैं या जो ऑथोरिटेटिव होते हैं, यानी जो अपना ऑर्डर चलाते हैं, उनसे क्या मानते थे, ये मानवीय संगठनों को बेहतर मानते थे, ठीक। अब देखते हैं, अब हम आते हैं थ्योरी जिससे क्वेश्चन बना था। देखिए, ये है लिकॉर्ड की मैनेजमेंट सिस्टम 1 से 4 थ्योरी, जिससे कि हमारे यूजीसी नेट जून में क्वेश्चन बना है। देखिए, अब पढ़ते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट हमारा क्या है, शोषणकारी अधिनायकवादी, एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटेरियन। इसमें क्या होता है, जो बॉस होता है वो सारे डिसीजन लेता है, ठीक, मालिक की सारे निर्णय लेता है। जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है, यानी जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे कोई भी परामर्श नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा बॉस है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको लगता है कि ये कर्मचारी जो हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक। और जो टॉप पर होते हैं ना, उनके ऑर्डर जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक। ये था हमारा कौन सा, सिस्टम नंबर 1, एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटेरियन, ठीक। अब सेकंड है हमारा कल्याणकारी अधिनायकवादी, यानी बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव। अब इसमें क्या होता है, बॉस क्या करता है, सारे डिसीजन खुद लेता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि जो भी डिसीजन है वो सबके हित के लिए है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उन सबसे रिलेटेड वो डिसीजन है और सबके फ़ायदे के लिए हैं। तो ये क्या हुआ, बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव, सिस्टम नंबर 2। अब देखते हैं सिस्टम नंबर 3 क्या है, कंसल्टेटिव अरेंजमेंट, यानी जो हमारी परामर्शी व्यवस्था है, ठीक। इसमें क्या होता है, बॉस सलाह जरूर लेता है, यानी कि अब बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट से एडवाइस लेगा, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा, वो बॉस का ही होगा, यानी कि फाइनल डिसीजन किसका होगा, बॉस का होगा, ठीक। सम पावर किसकी होगी, मिड लेवल मैनेजर्स की, यानी कि जो मिड लेवल के होते हैं, एक तो टॉप पर होते हैं, एक बिल्कुल लो पर होते हैं, और जो इसके बीच वाले मैनेजर होते हैं तो उनको भी कुछ राइट दे दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके जो ओपिनियन होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अभी तक हमने 3 सिस्टम पढ़े, 1 2 3। अब पढ़ेंगे हम लास्ट वाला। लास्ट वाला है हमारा पार्टिसिपेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, डिसीजन कलेक्टिवली लिए जाते हैं। आप जैसे पार्टिसिपेट यानी कि भागीदारी से समझ सकते हैं, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कलेक्टिवली लिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होगा वो एवरी लेवल पर होगा, चाहे वो टॉप पर हो या फिर लोअर हो या फिर मिडिल हो, ठीक। और जो कर्मचारी होते हैं वो जिम्मेदार और भरोसेमंद माने जाते हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको कैसा कंसीडर किया गया है, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी। क्यों किया गया है, क्योंकि ये क्या है, पार्टिसिपेटरी सिस्टम है हमारा, यहाँ पर सारे डिसीजन कलेक्टिवली लिए जाते हैं, तभी उनको रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी माना जाता है, ठीक। तो ये था हमारा रैंसिस लिकॉर्ड का मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें हमने कौन कौन से सिस्टम पढ़े, शोषणकारी अधिनायकवादी, ठीक। सेकंड था कल्याणकारी अधिनायकवादी, थर्ड था परामर्शी,
और फोर्थ था हमारा भागीदारी प्रणाली। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था कि रेंसिस लिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली 1 से 4 को प्रबंधन का मॉडल मानते हैं, ये कौन कौन से हैं। ठीक, ये कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले पार्टिसिपेटिव सिस्टम यानी कि सहभागी व्यवस्था, हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसमें कौन सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, एक है परामर्शी व्यवस्था कंसल्टेटिव सिस्टम, इसमें सबसे परामर्श लिया जाता है। ठीक, दूसरा है परोपकारी अधिकारी यानी बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, इसमें डिसीजन मतलब एडवाइस तो ली जाती है लेकिन लास्ट डिसीजन किसका होता है, बॉस का होता है। दूसरा होता है शोषक अधिकारी, इसमें क्या होता है, सारे डिसीजन कौन लेता है, बॉस लेता है। ठीक, क्योंकि उसे लगता है जो सबऑर्डिनेट है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो एक होता है ये एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। तो जो ई वाला है हमारा इमेजोरिटी, तो ये हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे जो रेंसिस लिकॉर्ड हैं इन्होंने जो दिया है मैनेजमेंट सिस्टम 1 से 4 दिया है, और यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो हमने ये चारों पढ़े हैं, A B C D, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इसको समझा भी कि इसमें क्या क्या बोला गया है। मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी इनका नहीं है, ये ग्रीस का है, याद रखिएगा। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इसमें A B E D, तो देखिए ई नहीं होगा, ई को हम कट कर देते हैं, बी ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ओनली इस वाले पार्टिसिपेटिव सिस्टम से पूछ लिया जाए, या कंसल्टेटिव से पूछ लिया जाए, या फिर कोई 2 दे दिए जाए, या असर्शन रीजन में दे दिया जाए। तो इसलिए कोई भी आप PY को सोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ें, और इसी को हम बोलते हैं एनालिसिस, यानी कि हम अपने PY का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप इजीली वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।